नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर जारेडा क्लासेज पर। मैं टीआर सर, जो आपको संविधान और हिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट लेकर जो है वो यूट्यूब चैनल पर हूं, जिसमें संविधान का एक टॉपिक जो है वो मैं पूरा कर चुका हूं लगभग, और हिस्ट्री में जो है वो एक शुरुआती टॉपिक की चर्चा मैं कर रहा था, सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता की अपन चर्चा करें उससे पहले मित्रों, आज का जो दिन है वो आपको पता है कि एक भारतीयों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन हो सकता है, क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो है वो आज जन्मदिन है, जिसका जन्मदिन आपको पता है 2 अक्टूबर 1869 को जो है वो पोरबंदर गुजरात में जो है वो इसका जन्मदिन हुआ था। आप सभी को जारेडा क्लासेज और मेरी तरफ से गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। इतिहास की चर्चा अपन कर रहे थे। इतिहास में अपन देखें तो इतिहास में देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की अपन चर्चा कर रहे थे, और सिंधु घाटी सभ्यता में मित्रों अपन ये चर्चा कर चुके थे कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई। तो आपको पता है कि आप अपन ने एक सीक्वेंस से शुरुआत से लेकर जो है वो लास्ट तक अपन ने देखा है। उसके बाद में जो अपन ने चर्चा की है वो सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता अपन ने देख लिए हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे कौन, इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता अपन ने देखा कि द्रविड़ जाति के लोग थे। इसके साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार अपन ने देखा था, और जिसमें अपन इसके उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी और पश्चिमी तीनों बिंदुओं की, उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई और पूर्व से पश्चिम तक इसकी चौड़ाई अपन देख चुके थे। लगभग क्षेत्रफल की भी चर्चा इसमें कर चुके थे। इसके अलावा अपन चर्चा करें कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उस सिंधु घाटी सभ्यता का समय क्या है। अब समय को लेकर भी इतिहासकारों में मतभेद था। जब अपन ने एक वैज्ञानिक विधि खोजी, लिब्बी नामक विद्वान ने 1946 में, विलियम लिब्बी, उसने 1946 में रेडियो कार्बन विधि खोजी थी, और उस विधि के माध्यम से इसका जो सर्वमान्य समय बताया है वो 2350 से 1750 माना। इसके अलावा भी कई विद्वानों ने इसका समय जो है वो अलग अलग बताया, जो कई बार एक साइड विद्वान दे देता है और एक साइड जो है वो ऑप्शंस में समय देता है और उनको मिलान करवा लिया जाता है। ऐसा बड़ा क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा देखो, सिंधु घाटी सभ्यता की और अपन चर्चा करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की एक विशेषता और बची हुई है जिसकी अपन चर्चा करें। वैसे सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक ये सभी जीवन आगे अपन चर्चा करेंगे, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की एक कॉमन विशेषता अपन देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी। देखो मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की अपन चर्चा करें तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसकी लिपि की चर्चा करें तो ये आज की पहली हेडिंग है कि सिंधु घाटी सभ्यता सभ्यता की लिपि, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, इसकी अपन चर्चा कर लेते हैं। ध्यान कर लेना, ये लिपि से कई बार जो है वो एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाता है, आरपीएससी द्वारा तो कई बार यहां से क्वेश्चंस पूछा गया है। इसके अलावा जो है वो आपके जो दिल्ली पुलिस का जो अभी बैच चल रहा है, इस दिल्ली पुलिस में भी यहाँ से जो है वो नॉर्मली क्वेश्चंस जो है वो उठाकर पूछ लिए जाते हैं। तो लिपि को देखिए ध्यान से देखना है। एक तो चीज आपको ध्यान से यहाँ देखनी है कि देखो मित्रों, प्राचीन समय में जब अपन देखते हैं तो जो इतिहास है उसको 3 कालखंडों में बांटा गया था, जिसमें अपन देखें कि एक तो इतिहास का जो कालखंड था वो था आदि इतिहास। कौन सा कालखंड था? आदि इतिहास। इसको अपन देखते हैं कि आदि इतिहास कहते किसको है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि का संबंध है वो आदि इतिहास से बताया गया है। ये आपको ध्यान रखना है कि आदि इतिहास से इसकी लिपि का संबंध क्या है। देखो, आदि इतिहास का मतलब क्या है? ये ऐसा कालखंड है, ऐसा कालखंड, या कह सकते हैं कि इतिहास का ऐसा कालखंड जिसके बारे में जानकारी, जिसके बारे में जानकारी के पुरातात्विक और लिखित दोनों स्रोत हो, लेकिन
लिखित स्रोतों को, लेकिन लिखित स्रोतों को किसी के द्वारा पढ़ा नहीं गया हो, उसे आदि इतिहास कहते हैं। उसे कौन सा इतिहास कहते हैं मित्रों? आदि इतिहास कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसका संबंध आदि इतिहास से है। तो आदि इतिहास आपको ये पता होना चाहिए कि आदि इतिहास कहते किसको है। जो आदि इतिहास है, ये इतिहास का ऐसा कालखंड है जिसके बारे में जानकारी के दोनों स्रोत है। यानी यहां पुरातात्विक स्रोत भी है। पुरातात्विक स्रोतों का मतलब है जो खुदाई से प्राप्त होने वाले जो स्रोत है वो भी होते हैं। दूसरी बात होती है कि जो लिखित स्रोत, यानी जो लिखे हुए जो मिले हैं वो लिखित स्रोत भी यहां से मिला है। लेकिन लिखित स्रोतों को यहां क्या नहीं किया गया है, पढ़ा नहीं गया है। ऐसे इतिहास को क्या कहते हैं मित्रों? आदि इतिहास कहते हैं। याद कीजिए, सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसकी लिपि को अपन देखें तो आपसे ये क्वेश्चन, बहुत गजब का क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन से काल की है, और ऑप्शन में दे देता है प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ठीक है, ऐतिहासिक काल। तो ध्यान कर लेना, ये आदि ऐतिहासिक काल की लिपि है, क्योंकि यह वह लिपि है जो मिली तो है लेकिन इसको आज तक किसी भी विद्वान ने पढ़ा नहीं है। इसको पढ़ने का कई प्रयास किए गए लेकिन इसको पढ़ा नहीं गया है। इसलिए इसकी लिपि कौन से काल की है? आदि इतिहास के काल की इसकी लिपि है। एक लाइन ये आपको ध्यान रखनी है। तो आदि इतिहास का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से क्या हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो आदि ऐतिहासिक लिपि है, यानी आदि इतिहास की लिपि है। एक विशेषता ये ध्यान रखना, लिपि है ये आदि इतिहास की लिपि है सिंधु घाटी सभ्यता की, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो मित्रों, और लिपि के बारे में अपन चर्चा करें कि लिपि के बारे में और क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। तो देखो, लिपि पूछ ली जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है कौन सी, तो देखो मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है, समय देख लिया अपन ने कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन से काल की है? आदि इतिहास की है, क्योंकि इसको आज तक किसी ने पढ़ा नहीं है। ठीक है, पढ़ने का प्रयास जो है वो कई लोगों ने किया, जैसे नवीनतम प्रयास धनपत सिंह धान्या ने किया है, लेकिन इसको आज तक कोई पढ़ ही नहीं सका, इसका अर्थ स्पष्ट नहीं कर सका। इसका कारण यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को कौन से काल में रखा है? आदि इतिहास। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है ये कौन सी है, ये क्वेश्चन आ जाए तो सुनना इधर। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि आपसे पूछ ली जाए तो इसकी जो लिपि है, सभ्यता की लिपि, ध्यान रखना, सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक है। कैसी लिपि है? भावचित्रात्मक ये लिपि है। ये आपको ध्यान रखना है कि इस सभ्यता की लिपि कौन सी है मित्रों? भावचित्रात्मक ये लिपि है। और ये कौन से काल की मानी जाती है? आदि इतिहास की मानी जाती है। तो भावचित्रात्मक ये लिपि है, ध्यान कर लेना। भावचित्रात्मक का मतलब क्या है? भावचित्रात्मक का मतलब है कि इस लिपि को देखकर केवल अपन अपने भाव व्यक्त कर सकते हैं। ये दो क्वेश्चंस आपके क्लियर हुए। तीसरा क्वेश्चन अपन देखें कि इस सभ्यता की जो लिपि है इसको लिखा कैसे गया है और लिखने की शैली कौन सी है, यह महत्वपूर्ण बात आती है। देखना इधर कि ये जो सभ्यता की लिपि है, ये लिपि जो लिखी गई है, यह लिपि बेस्ट्रोफेदम शैली में लिखी गई है। बेस्ट्रोफेदम, ये बेस्ट्रोफेदम शैली में लिखी गई है। बेस्ट्रोफेदम शैली, ये बेस्ट्रोफेदम शैली में लिखी गई है। ये आपको ध्यान रखना है, बेस्ट्रोफेदम शैली में लिखी गई है। तो बेस्ट्रोफेदम शैली में लिखी गई है मित्रों। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो कौन सी शैली में है? बेस्ट्रोफेदम शैली में है। बेस्ट्रोफेदम शैली की विशेषता क्या है? देखो, ये जो बेस्ट्रोफेदम का मतलब होता है कि ये जो बेस्ट्रोफेदम शैली है ये हमेशा जो है वो दाएं से बाएं की तरफ चलती है। दाएं से बाएं की तरफ चलती है। एक विशेषता यह है
कि ये जो लिपि है ये दाएं से बाएं की तरफ चलती है। अब दाएं से बाएं की तरफ चलती है और फिर बाएं से दाएं, जैसे अपन ये दायां हाथ है, दाएं से इस प्रकार से ये यहां से इस प्रकार से बाएं तरफ चलती है और बाएं से इस प्रकार से फिर बाएं से दाएं की तरफ चलती है, फिर दाएं से दाएं की तरफ, और इस प्रकार की ये श्रृंखला बन जाती है। इस प्रकार की श्रृंखला बन जाती है। इस लिपि को बोलते हैं बेस्ट्रोफेदम लिपि। क्या बोलते हैं मित्रों? बेस्ट्रोफेदम लिपि बोलते हैं। अब इस लिपि के बारे में और भी कई फैक्ट जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे एक चीज ये ध्यान रखनी है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है इसमें कुल कितने चिन्ह मिले हैं। कुल चिन्ह आपसे पूछ लिए जाएं तो इसमें जो चिन्ह मिले हैं वो लगभग कितने मिले हैं मित्रों? 400 चिन्ह इसमें मिले हैं। और सर्वाधिक जो चिन्ह मिला है, ये ध्यान रखना कि सर्वाधिक जो चिन्ह मिला है ये सर्वाधिक अंग्रेजी वर्णमाला का यू मिला है। अब इधर देख लीजिए, जैसे ये यू की स्थिति बनती है, दाएं से बाएं इसको लिखा जाता है, फिर बाएं से दाएं, कभी ये यू उल्टा हो जाता है, कभी सुलटा हो जाता है। तो इस प्रकार से सबसे ज्यादा ये यू की आकृति इसमें दिखाई देती है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन मित्रों यहां से और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे पूछ लिया जाए कि यहां चित्र किसका दिखाई देता है इसमें। अब आपको ये चित्र जो दिखाई देता है तो ये मछली का चित्र सबसे ज्यादा इस लिपि में दिखाई देता है। मछली का चित्र सबसे ज्यादा इस लिपि में दिखाई देता है मित्रों, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक बार वापस देखना, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन से काल की लिपि है? आदि इतिहास की लिपि है। आदि इतिहास का मतलब है खुदाई से मिले हुए अवशेष तो है लेकिन उनको आज तक किसी ने पढ़ा नहीं है। और सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि ऐसी है, पढ़ने का प्रयास अनेक विद्वानों ने किया है लेकिन इसको आज तक किसी ने नहीं पढ़ा है, इसलिए इसको कौन से काल की मान ली? आदि इतिहास की लिपि मान ली। एक और चीज ध्यान रखना, सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो कौन सी है ये पूछ ले तो भाव चित्रात्मक है मित्रों। कैसी है? भाव चित्रात्मक, क्योंकि इसको देखकर अपन भाव व्यक्त कर सकते हैं, पढ़ नहीं सकते। ये जो लिपि है इसको लिखी किस शैली में है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बेस्ट्रोफेदम शैली में लिखा गया है। बेस्ट्रोफेदम का मतलब होता है दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, इस प्रकार की श्रृंखला बनती है। इस श्रृंखला में आपको दिखाई दे रहे हैं कि लगभग यहां से 400 चिन्ह मिले हैं। 400 में से सबसे ज्यादा अंग्रेजी वर्णमाला का यू मिला है। और चित्र में पूछ ले कि किस जीव का चित्र मिला है तो मछली का चित्र इसमें सबसे ज्यादा मिला है मित्रों। किसका चित्र मिला है? मछली का चित्र मिला है। अब देखो मित्रों, इस लिपि को पढ़ने का जो नवीनतम प्रयास है वो धनपत सिंह धान्या नामक एक व्यक्ति है, उसने नवीनतम प्रयास किया है लेकिन वो इसको पढ़ने में असफल रहा। और आज तक वर्तमान में इस लिपि को पढ़ने में लोग जो है वो क्या रहे हैं मित्रों? असमर्थ रहे हैं। इसलिए इस लिपि को आदि इतिहास की लिपि कहते हैं। इस प्रकार से ये सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि वाला पॉइंट था ये आपका क्लियर हुआ होगा। और अपन देखें कि सिंधु घाटी सभ्यता का और विशेषताएं क्या आती है। अब देखो, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी मित्रों। कैसी सभ्यता थी? नगरीय। लेकिन इसके बाद में जो अपन सभ्यता पढ़ेंगे वो सभ्यता पढ़ने वाले हैं कौन सी? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता ध्यान कर लेना एक ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? एक ग्रामीण सभ्यता। तो एक विशेषता जैसे ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी मित्रों? नगरीय सभ्यता थी। ये आपको ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। ये नगरीय सभ्यता थी। लेकिन इसी के यहां पर ध्यान रखना है कि जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता की अपन चर्चा करें, आगे अपन करेंगे वैदिक सभ्यता की चर्चा। तो वैदिक सभ्यता जो थी ये वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है मित्रों। कैसी सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता है वैदिक, जबकि ये नगरीय सभ्यता है। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से जो मिले हैं वो सबसे ज्यादा नगर नियोजन के साक्ष्य मिले हैं। और ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता भी मानी जाती है नगर नियोजन की विशेषता। आगे अपन इसको देखेंगे कि नगर नियोजन की विशेषताएं कौन कौन सी है। अब देखो मित्रों, अपना जो पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख
नगर कौन कौन से हैं, उन नगरों की खोज किसने की है, नगर कौन सी नदी के किनारे पर है, नगरों से कौन कौन से अवशेष मिले हैं, नगरों को किन किन उपनामों से जाना जाता है, नगरों में और क्या क्या विशेषताएं हैं, ये सब चीजें अपन देखने वाले हैं। तो 2 पॉइंट ये भी ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता क्या है, एक ग्रामीण सभ्यता थी। मित्रों कैसी थी, ग्रामीण सभ्यता थी। या तो ये दोनों पॉइंट जो है वो आपको ध्यान रखना है मित्रों, कि जो वैदिक सभ्यता थी वो ग्रामीण थी, जबकि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी। अब देख लेते हैं कि इसके कुछ महत्वपूर्ण नगर कौन कौन से हैं, इसकी अपन चर्चा कर लेते हैं। फिर देखिए जितनी भी विशेषताएं हैं, जैसे सामाजिक जीवन अपन देखेंगे, इसका आर्थिक जीवन देखेंगे, नगर नियोजन देखेंगे, इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार देखेंगे, व्यापार के साथ साथ में धार्मिक जीवन देखेंगे, धार्मिक जीवन में अपन समाधान की प्रक्रिया देखेंगे। ये सभी प्रक्रिया यहाँ पर जो है वो रहेगी, आगे की वीडियो में ये कंटिन्यू रहेगी। पूरी सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो विस्तार से यहाँ पर रहेगी मित्रों, आपको यहाँ पर जो है वो जुड़े रहना है। आगे अपन देखें कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर कौन कौन से थे। ठीक है, प्रमुख नगर, ये हेडिंग रहेगी प्रमुख नगर। प्रमुख नगरों की अपन बात करें तो प्रमुख नगरों में, प्रमुख जो नगर है इसमें जो पहला नगर अपन देखे हड़प्पा। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला नगर था। अब देखो हड़प्पा की कहानी अपन देखें मित्रों, कि हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया जो पहला नगर था। देखना इधर, इस हड़प्पा की एक शुरुआत से मैं कहानी बताता हूं। हड़प्पा की तरफ जो है वो सबसे पहले 1827 में, मैं कल की क्लास में ये बता चुका कि 1827 में चार्ल्स मेसन ने, एक विद्वान था चार्ल्स मेसन, कई पुस्तक में ये 1827 की जगह 26 लिखा हुआ है, वो गलत है। ये 1826 में आगरा में थे। ठीक है, और ये चार्ल्स मेसन 1827 में जो है वो यहां पाकिस्तान की तरफ आए, और चार्ल्स मेसन अंग्रेजी सेना में एक सैनिक के रूप में जो है वो कार्य कर रहे थे। तो चार्ल्स मेसन जो है वो यहां पाकिस्तान आए। चार्ल्स मेसन की अपन चर्चा करें तो इसने सर्वप्रथम इस टीले की तरफ सर्वप्रथम संकेत दिए थे, संकेत दिए इस टीले की तरफ, लेकिन खुदाई कार्य नहीं किया था मित्रों। दूसरी बार जो इस टीले की तरफ संकेत देने वाला व्यक्ति था वो था बर्न्स नामक एक व्यक्ति, जिसने 1831 में दूसरी बार संकेत दिए। दूसरी बार संकेत दिए, ये आपको ध्यान रखना है, संकेत दिए दूसरी बार संकेत देने वाला जो था वो बर्न्स नामक व्यक्ति था। अब देखिए इसी बीच 1853 और 56 के बीच में, 1853 और 56 के बीच में अपन देखें कि 56 के आसपास जो है वो यहां रेल लाइन का कार्य चल रहा था। किसका, रेल लाइन का कार्य यहां पर चल रहा था इस टीले की तरफ। अब ये रेल लाइन का कार्य दो व्यक्तियों के निर्देशन में चल रहा था, एक तो विलियम बल्टन और एक जॉन बल्टन। ये दोनों के निर्देशन में ये यहां रेल लाइन का कार्य चल रहा था। दोनों विलियम बल्टन और जॉन बल्टन के निर्देशन में रेल लाइन का कार्य इस टीले की तरफ चल रहा था। अब अचानक देखिए इस रेल लाइन के कार्य के दौरान यहां ईंटें और पत्थर खत्म हो जाते हैं। तो विलियम बल्टन और जॉन बल्टन ने क्या किया कि जो मजदूर थे उनसे इस टीले से ईंटें और पत्थर मंगवा ली। जब ईंटें और पत्थर वहां उस टीले से मंगवाई गई तो मित्रों उस टीले से कुछ अवशेष निकलना प्रारंभ हो गया, और जब अवशेष निकलना प्रारंभ हो गया तो रेल लाइन का कार्य इन लोगों ने रोक दिया और इसका प्रकाशन किया गया। प्रकाशन करने के बाद में आपको पता है यहां 1856 में ही इसका जो सर्वे किया या निरीक्षण जो किया, इसका जो निरीक्षण जो करने वाला व्यक्ति है वो कनिंघम ने किया। कनिंघम 56 के आसपास यहां पर इसका निरीक्षण करके गए, और इसी कनिंघम ने 1861 में आपको पता है किसकी स्थापना कर दी थी, पुरातात्विक विभाग की स्थापना कर दी। पुरातात्विक विभाग की क्या की स्थापना, विभाग की स्थापना की। और ये ध्यान कर लेना, पुरातात्विक विभाग की स्थापना की। ये पुरातात्विक विभाग का जनक जो कहते हैं वो जनक कनिंघम को कहते हैं मित्रों। किसको कहते हैं, कनिंघम को कहते हैं। जबकि पुरातात्विक विभाग का अध्यक्ष जो बनाया गया था वो सर जॉन मार्शल को बनाया गया। ठीक है, तो देखना शुरुआत से हड़प्पा की अपन चर्चा कर रहे हैं। पहला नगर हड़प्पा, इसकी तरफ पहला इशारा चार्ल्स मेसन ने किया। ठीक है, लेकिन खुदाई कार्य नहीं किया। दूसरा इशारा बर्न्स ने किया, और
1956 में यहाँ रेल लाइन का कार्य चल रहा था विलियम बल्टन, जॉन बल्टन के निर्देशन में। वहां पत्थर और ईंटें खत्म हो जाने के कारण मजदूरों से वहां पत्थर ईंटें निकाली गई, तो कुछ अवशेष मिलना प्रारंभ हो गया, तो रेल लाइन का कार्य इन्होंने रोक दिया। रोकने के बाद में इसका निरीक्षण कनिंघम ने किया, स्टीले का। कनिंघम ने निरीक्षण करने के बाद में 61 में पुरातात्व विभाग की स्थापना कर दी, इसलिए पुरातात्व विभाग का जनक किसको कहते हैं? कनिंघम को। और उसके बाद में 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के निर्देशन में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में जो है वो इस टीले की क्या हुई मित्रों? खोज हुई। ये अपन देखते हैं कि इसकी जो खोज है वो किस प्रकार। ये तो इसकी हड़प्पा की प्रारंभिक कहानी थी, जो मैं पहले वाले वीडियो में जो है वो इसको डाल चुका, तो एक बार वापिस मैंने इसको बता दिया है। वापिस अपन देखिए हड़प्पा, देखिए हड़प्पा, इसकी खोज अपन सबसे पहले देख लेते हैं कि इसकी जो खोज की 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा, ये राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा जो है वो इसकी क्या की गई? खोज की 1921 में। किसके निर्देशन में की गई? निर्देशन की अपन बात करें तो ये आपको पता है कि यहां सर जॉन मार्शल था, सर जॉन मार्शल उसके निर्देशन में हुई थी। सर जॉन मार्शल इसके निर्देशन में ये यहां जो है वो खुदाई का कार्य किया हड़प्पा में। इसके अलावा देखिए, नदी आपसे पूछ ली जाए कि ये हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे पर था, तो मित्रों ये रावी नदी के किनारे पर था। कौन सी नदी के किनारे पर? रावी नदी के किनारे पर था। आपसे इसका स्थान पूछ लिया जाए कि हड़प्पा कौन से स्थान पर है, तो स्थान आपको ध्यान रखना है मित्रों कि ये पंजाब कौन सा? पाकिस्तान वाला पंजाब है, पाकिस्तान वाला पंजाब है मित्रों, पाकिस्तान वाला जो है वो पंजाब यहां पर है। तो पाकिस्तान वाला जो पंजाब है इसकी अपन चर्चा करें कि पाकिस्तान में एक जिला है मोंटगोमरी। कौन सा जिला है मित्रों? मोंटगोमरी जिला जो कहां पर पड़ता है? ये पंजाब पाकिस्तान में पड़ता है, पंजाब पाकिस्तान में पड़ता है। ये मोंटगोमरी जिला पंजाब पाकिस्तान में जो है वो ये स्थान है मित्रों। ठीक है, एक बार वापस बता देता हूं। हड़प्पा की कहानी पहले वाले वीडियो में उस टीले की मैं डाल चुका था। 1861 तक की कहानी। 21 में जो है वो इसकी खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने किसके निर्देशन में? सर जॉन मार्शल के निर्देशन में की। कौन सी नदी के किनारे पर है? रावी नदी के किनारे पर है। कौन से जिले में है? मोंटगोमरी जिला है, पंजाब प्रांत है, और ये कहां पड़ता है? पाकिस्तान में है। अब सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें यह आपको ध्यान रखना है कि यह सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम नगर था। यह सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया नगर था मित्रों। ये सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला नगर कौन सा था? हड़प्पा था, जिसकी चर्चा अपन कर रहे हैं। तो हड़प्पा की ये खोज स्थान, नदी आदि के बारे में अपन ने चर्चा की। अब देखो मित्रों, हड़प्पा से कौन कौन से अवशेष मिले हैं, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि हड़प्पा से जो अवशेष मिले हैं उनकी अपन चर्चा करें। तो हड़प्पा से जो अवशेष मिले हैं मित्रों उनकी अपन चर्चा कर लेते हैं। हड़प्पा से जो मिले हुए अवशेष हैं उनकी चर्चा करें तो हड़प्पा से जो अवशेष मिले यानी